नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ डीप अपने यूट्यूब चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ज़िंदगी में कब किस मोड़ पे कौन सा आपके लिए व्यक्ति मसीहा बन जाए ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर किसी ने मसीहा बन के आपके ज़िंदगी में कोई मोड़ पे आ करके कोई सहायता की है तो उसको आप अमल में लाइए और कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ के करने से आपकी ज़िंदगी में या जो आपके लिए मसीहा बन के आया है उसके विचारों को आप आगे बढ़ाते रहें। कहानी एक बहुत बड़े अमीर की है जिसका नाम आरव था। आरव बड़ी शानो शौकत से रहता था। ऊपर वाले का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था। घर में एक पत्नी थी और आरव था। आरव एक दिन सिटी मॉल में जा गया था कुछ सामान परचेज करने के लिए अपने और अपने पत्नी के लिए। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, साहब मेरे भाई के लिए भी एक छोटा सा स्वेटर खरीदवा दीजिए, अगर मैं जिंदा रही तो आपके कर्ज को उतार दूंगी। लड़की के आवाज़ को सुन करके, उसकी गंभीरता को सुन करके आरव पीछे मुड़ता है और देखता है एक छोटी सी लड़की प्रेमा अपने छोटे से भाई मोलू को गोद में लिए हुए खड़ी है। गोलू ठंड से कांप रहा था, शरीर बुखार से उसका शरीर गर्म था। आरव जब पीछे मुड़ के देखता है और उस लड़की की स्थिति को देखता है तो वो उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है। जब तक लड़की आती है तब तक आरव के मन में विभिन्न तरह के विचार कौंधते हैं। क्या यह लड़की सच बोल रही है या आम भिखारियों की तरह यह भी झूठ का सहारा लेकर के एक स्वेटर लेना चाहती है। लड़की आरव के पास आई और इस दौरान आरव को लड़की का एक शब्द चुभ रहा था कि साहब मैं पैसे कर्ज के रूप में लूँगी और इसे उतार दूँगी, जो उसके आत्मसम्मान का द्योतक था। उसने लड़की को बुलाया और पूछा, तुम्हारे पास कोई माँ बाप नहीं है? लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं साहब, मेरी माँ थी, लेकिन आज 4 दिन से वो भी कहाँ है मुझे खुद नहीं पता है। आरव परेशान हो गया। उसने कहा, तुमने खोजने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, मैं कहाँ खोजने जाती, कैसे रहती और कहाँ उनको मिलती। माँ रोज़ आना जाती थी, कुछ कमा के लाती थी, हम दोनों को, हमारे भाई और हमको खाना खिलाती थी, फिर सुबह चली जाती थी। एक दिन इसी तरह वो कमाने के लिए गई थी और 4 दिन हो गए, आज लौट के नहीं आई। आरव ने उससे कहा कि मेरे पास आओ। आकर के जब उसने देखा उसके भाई मोलू के सर पे हाथ रखा तो वो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वो उसे लेकर के तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा, इसको अच्छी से अच्छी दवा दो। डॉक्टर ने दवाएं दे दी। दवा की परचेजिंग करा के और 1 बोतल पानी खरीद के मोलू को उसने दवाएं दी और ले करके अपने साथ आया। रास्ते में मोलू कांप रहा था, इसलिए उसने उसकी गंदगी को ध्यान में न देते हुए मोलू को अपने कोट में छुपा लिया और वो पहुंच गया फिर उसी सिटी मॉल जहां ये दोनों बच्चे मिल रहे थे। बगल में खड़े लोग उसको इस तरह से देख करके फुसफुसा रहे थे कि यह भी एक पॉपुलैरिटी का स्टंट है। आरव इन सब चीज़ों से बेपरवाह मॉल के अंदर गया और बेटी से कहा, बिटिया तुम्हें जो सब इसमें पसंद हो वो जा कर के खरीद लो। वो लड़की सीधे भगी और अंदर जा कर के जो सबसे सस्ते स्वेटर की एक छोटी स्टॉल थी उसमें से एक स्वेटर निकाल के लाई और कहा, साहब हमको इसी को दिलवा दीजिए, इसकी कीमत भी कम होगी जिससे मैं आपका कर्जा उद्धार कर सकूं। कर्जा उद्धार करने वाली बात आरव के सीने में एक पत्थर की तरह चोट कर गई और उसने कहा, तुम यहाँ आओ, तुम्हारे लिए
इसमें से जो अच्छे कपड़े हैं उनमें छांट लो, और तुम छांटो ना बल्कि मैं दिलाए देता हूँ। आरव ने कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े निकाले, खाने पीने की तमाम सारी चीज़ें निकलवाई और एक पूरा ट्रे भर के सामान उसको दिला दिया। लड़की देखती रही और प्रेमा उसको देखती रही और उसने आरव से कहा, साहब मैं इतना कर्ज आपका नहीं चुका पाऊंगी। आरव ने कहा, बेटा कुछ कर्ज तो चुकाने के लिए दे जाते हैं और कुछ कर्ज मानवता पे हो जाते हैं। अगर आगे चल करके तुम वही चीज़ें करोगी जो मानवता के लिए अच्छे होंगे तो कर्ज स्वतः उतर जाएगा। अब वो आरव को अपनी गोद में छुपाए हुए और बिटिया को, प्रेमा को कपड़े वगैरह दे करके अपने कार की तरफ आए जहाँ कार पार्क में लगी हुई थी। लोग फिर फुसफुसा रहे थे कि यह देखो कितना बड़ा स्टंट है। आरव कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने काम की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला, दोनों बच्चों को बिठाया और कहा, चलो अब कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम्हारे घर चलते हैं। प्रेमा रोने लगी, साहब हमारा कोई घर नहीं है, हम झुग्गी में रहते थे और कुछ दिन पहले पुलिस और कुछ ठेकेदारों ने उसको गिरवा दिया है। अब वहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं और हम एक पन्नी की झोपड़ी बना के रहते हैं। आरव कार लेकर के वहाँ पहुँचा, देखता है कि गंदगी और सारी चीज़ें, बस्ती बहुत मलिन है। मलिन बस्ती में एक छोटी सी झुग्गी है प्लास्टिक से बनी हुई, उसमें नीचे पन्नी की कुछ पुआल पड़ी हुई है, कुछ खरपतवार पड़ा है जिसके ऊपर ये लोग निवास करते हैं। उसने कहा, चलो तुम मेरे साथ, हमारे साथ आओ। अब बिटिया प्रेमा बहुत डर रही थी। उसने पूछा, सर हमको कहीं पुलिस के पास तो नहीं ले जाएंगे? आरव ने पूछा, ऐसा पुलिस से क्यों डरती हो? प्रेमा ने कहा, आए दिन पुलिस आती है और यहाँ हम लोगों को मारती पीटती है और कुछ पैसे लेके हमसे चली जाती है। आरव के दिल पर ये बातें और घाव कर गईं। वो उसको ले करके अपने घर आता है। जैसे ही घर पहुंचता है, दो बच्चों को नीचे उतरता देख के सारा नौकर स्टाफ जो है वो परेशान हो जाता है कि मालिक को हो क्या गया है। वो मालिक जो सफाई के लिए और हर चीज़ पे विशेष ध्यान देते थे, आज दो गंदे बच्चों को अपने कोट में छुपाए क्यों लेके चले आ गए। कुछ लोग इसको स्टंट के लिए, कुछ पॉपुलरिटी के लिए फ़ोटो खींचना चाहते हैं। तब तक एक कड़क आवाज़ आरव की गूंजती है, जो पिछली वाली आवाज़ थी कि कोई भी आदमी इसमें फ़ोटो नहीं खींचेगा। वो उसको लेके अंदर जाता है। आरव की पत्नी आती है, जो कि अभी शादी के करीब 8 साल बीत चुके थे और माँ नहीं बन सकी थी। वो बच्चों को देखती है और कहती है, बच्चे बहुत प्यारे हैं, कहाँ से लाए हो? उसने कहा, इन पूरी कहानी वो बता देता है। वो कहता है, ठीक है, इनको यहीं रखो, अभी हम देखते हैं। इसी दौरान आरव अपने कुछ मित्रों को फ़ोन कर देता है और बताता है कि एक औरत 4 दिन से गायब है, अगर उसकी सूचना मिले तो हमें बताना। वो अपने नौकरों को भी भेजता है और हर चौराहे पे उसके माँ की फ़ोटो लगा दी जाती है। इन बच्चों के लिए विशेष खाना मंगवाया जाता है। बच्चे खा करके संतुष्ट होते हैं। आज बच्चों को ये लग रहा था कि बच्चों की ज़िंदगी में वास्तव में कौन सा परिवर्तन आ गया। वो मोलू तो कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन प्रिया तो इन चीज़ों को ऊपर वाले का धन्यवाद दे रही थी और प्रार्थना कर रही थी। उसकी इस स्थिति को देख करके आरव का हृदय और पिघल गया। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे, तब तक एक आदमी आके बताता है, सर इस तरह की फ़ोटो जो आपने हर चौराहे पे लगवाई थी, उसमें वो औरत आज हॉस्पिटल में है, लेकिन बहुत कमज़ोर और बीमार सी है। प्रेमा इस बात को सुन करके उसके आंखों में एक नई चमक आ जाती है और वो कहती है, साहब मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो, मैं आपके ऊपर अब भार नहीं बनना चाहती हैं। आरव कहता है, तुम मेरे साथ चलो। वो आरव और मोलू को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। देखता क्या है कि ये उसी की माँ है और मोलू और प्रेमा दोनों जा कर के अपनी माँ से चिपक जाते हैं, लेकिन माँ के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बच्चों से बोल जाए। शब्दों का आदान प्रदान और प्रेम का आदान प्रदान केवल आंसुओं से होता है। आंसुओं से भरी हुई माँ
बच्चों को चिपका लेती है और बोलने का साहस करती है। तब तक डॉक्टर आ जाते हैं, कहते हैं साहब ये कुपोषित है और इसको बहुत सारी दवाओं की ज़रूरत होती है। आरव ने कहा अब ये आपके इस हॉस्पिटल में नहीं रहेगी, हम इसको एक अच्छे नर्सिंग होम में ले जा रहे हैं। प्रेमा की माँ को एक अच्छे नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है। 2 दिन के बाद वह बोलना शुरू कर देती है, बोल भी लेने लगती है। तब प्रेमा पूछती है अपनी माँ से, माँ तुम 4 दिन कहाँ चली गई थी? वो बताती है कि बेटा रोजगार की खोज में हम घर से बहुत दूर चले गए थे और लौटते समय मैं बेहोश होकर के गिर पड़ी। जब होश आया तो मैं इस हॉस्पिटल में थी। इन चीज़ों को गेट पे खड़ा, जो कि किसी कारणवश नर्सिंग होम में पहुंच गया था, आरव बड़े गौर से सुन रहा था और माँ बेटी के आलाप प्रलाप और बातचीत को सुनते सुनते उसने कहा अब यहाँ आप लोगों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब इन लोगों को छोड़ दिया जाए। प्रेमा ने कहा नहीं साहब, हमें आप और हम आप लोग हमारे घर चलें। प्रेमा ने कहा नहीं साहब, हम आपके घर नहीं जा सकते क्योंकि हमें आपका कर्ज चुकाना है। आरव ने कहा यह आपका कर्ज जब कभी इसके लायक हो जाना, मानवता की सेवा करके आप चुका देना। माँ बेटी और उनका बेटा अब आरव के घर आ जाते हैं। शाम को ये प्रेमा की माँ घर के सारे कामकाज की जानकारी लेती है और घर की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल लेती है। एक अच्छी सैलरी भी उसको आरव देने लगता है, जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। एक जब विद्यालयों के खुलने का समय आया था तो उस आरव ने प्रेमा को बुला के पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? प्रेमा ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ में हिलाया। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना वहाँ तुम्हारे ऊपर टांट बहुत होंगे, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी और उनसे तुम परेशान मत होना। बहन और भाई दोनों का एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन करा दिया जाता है। दोनों भाई बहन अपनी क्लास को टॉप करते रहते हैं। टॉप करते करते प्रेमा इंटर पास हो जाती है। फिर उससे आरव पूछते हैं अब आगे की क्या पढ़ाई करनी है। उसने कहा साहब अगर आप मुझे पढ़ाना ही चाहते हैं तो मुझे कानून की शिक्षा दे दीजिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में एक अच्छा वकील बन करके और अपने जैसी अनाथ बच्चियों की कुछ सेवा कर सकूं, उन लोगों के मुकदमे लड़ सकूं जिनके झुग्गी और झोपड़ी गिरा दिए जाते हैं। आरव बहुत प्रसन्न होता है और उसका दाखिला एक अच्छे लॉ कॉलेज में करा देता है। प्रेमा एक अच्छी वकील बन जाती है और लोगों की वो 2 तरह से सेवा करती है। कारपोरेट वालों से तो फीस लेती है कारपोरेट के मुकदमे लड़ने के लिए, किंतु गरीबों के मुकदमे वो फ्री लड़ती है, उनको आर्थिक सहायता भी देती रहती है। धीरे धीरे करके प्रेमा एक अच्छे वकील के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। समय बीतता है, उसकी प्रसिद्धि से कुछ दिन बाद वो एक हाई कोर्ट की जज बन जाती है। इधर मोलू एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। वह भी एक हॉस्पिटल खोल लेता है आरव की मदद से, किंतु उस हॉस्पिटल में गरीबों अनाथों की सेवा की जाती है और फीस और पैसा नहीं लिया जाता है। जिंदगी यूं ही चल रही थी। एक दिन एक उद्घाटन समारोह में प्रेमा को बुलाया गया, जहां वह बतौर जज गई हुई थी। वहां उसने देखा कि ठीक उसी तरह की एक लड़की उसके पास भी कपड़े नहीं थे और परेशान थी। प्रेमा को कुछ नहीं सूझा, उसने तुरंत अपना कोट निकाला और उस बच्ची को पहना दिया और कहा कि कल से तुम हमारे ऑफिस में आ जाना जहां मैं रहती हूं और तुम्हारी सेवाएं कर दूंगी। शाम को उद्घाटन के बाद जब प्रेमा घर आती है, अपने पिता तुल्य आरव को, जो कि उसके लिए मसीहा थे, सारी घटना बताती है। आरव कहते हैं और कहती है कि साहब अब मैं चाहती हूँ कि आपका कर्ज उतार दूँ, क्योंकि मैं एक जज बन चुकी हूँ और जो कि आपके आशीर्वाद का प्रणाम है वो उनका चरण छूती है और बहुत से धन का चेक देती है। आरव उस चेक को फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं तुम चलो मेरे साथ।
लेकर के उसको फिर उन्हीं स्थानों पे ले जाते हैं जहाँ जहाँ से गरीब लोग रहते हैं। कहते हैं तुम्हारा यह चेक और यह पैसा अगर इन लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे ले जाएगा तो मैं ये समझ लूँगा कि मेरा